हेलो नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन। एंड गाइस, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने जितना भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, ऑल द डेफिनेशंस वी हैव कवर्ड। एंड आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन सेक्शन की, जो मैंने आपको बताया था। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है गाइस? जिनको भी नहीं पता पहले तो ध्यान से समझिए। डेरिवेशन का मतलब होता है एक फॉर्मूले को डिराइव करना। डिराइव अ फॉर्मूला। डिराइव का मतलब आप ऑब्टेन भी बोल सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट एक फॉर्मूला कैसे बना, उसका जो प्रूफ होता है उसी को हम डेरिवेशन कहते हैं साइंस में। जैसे मैथ्स के अंदर थ्योरम्स होती है, तो साइंस के अंदर थ्योरम्स को हम थ्योरम ना बोल के क्या बोलते हैं? डेरिवेशन बोलते हैं। कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक फॉर्मूला है v equals to u plus at, अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, ये फॉर्मूला जो है वो कैसे आया, इसका जो प्रूफ है दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन। इसको हम डेरिवेशन बोलते हैं। क्लियर? सो यहां पर हमने 3 डेरिवेशन पढ़नी है, और वो तीनों डेरिवेशन गाइस किस पे बेस्ड है? इनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं हम? इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी कि मोशन जो होता है, हमारे डेली लैंग्वेज में मोशन का मतलब क्या है? मूव करना। लेकिन जो मोशन होते हैं गाइस, उनके भी कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एंड उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशंस होती हैं, जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है गाइस, दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला v is equals to u plus at। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं फॉर्मूला से s is equals to u into t plus half a t square। और गाइस, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है गाइस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as के फॉर्मूला से। तो 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की। इसमें ये v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो v होता है इसका फाइनल वेलोसिटी। v को हम क्या बोलते हैं? चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे कोई भी पूछे तो आपने आंसर क्या लेना है? v equal to u plus at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half at square। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आप थर्ड इक्वेशन को ये नहीं बोल सकते, फर्स्ट में यही रहेगा, सेकंड में यही रहेगा, और थर्ड में सेम लिखनी है आपको, जो एज इट इज लिखी हुई है। इसमें इन सिंबल्स का क्या मतलब है वो मैं आपको लिखवाता हूं इसके बाद, और फिर हम इनके प्रूफ पे आएंगे, जिन्हें हम डेरिवेशंस कहते हैं। क्लियर? तो जल्दी से देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। So guys, these are the symbol notations. U is called initial velocity, V is called final velocity, A is called acceleration। ये सारी डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। T is called time and S is called distance, है ना? तो इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इनिशियल वेलोसिटी मतलब किसी भी जर्नी की बिगिनिंग में जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल होती है, कुछ टाइम बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है वो फाइनल होती है, उस बीच में जो उसको टाइम लगता है वो T होता है टाइम, वहां से जो जितना उस बीच में उसने डिस्टेंस कवर करा है वो s होता है। और एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी में जब पहुंचते हैं, तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये इनके मीनिंग्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं डेरिवेशंस की, तो इनको देखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम जल्दी से। सो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है आपको कि या तो लिखा हुआ डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या है, या फिर ऐसा लिखा हुआ आ सकता है डिराइव v equals to u plus at। क्लियर? तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है। पहली बात तो गाइस आप ये समझ लो कि जो ये हम डेरिवेशंस पढ़ने जा रहे हैं, इसको, इस मेथड का जो नाम है इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं हम? ग्राफिकल मेथड। और किसी भी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है, 3 to 4 लाइंस की, और एक ग्राफ बनाना पड़ता है, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है? और उस ग्राफ और थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, वो तीनों डेरिवेशंस में सेम चलेगा।
तो मैं एक ही बार ग्राफ बना दूंगा और उसकी थ्योरी लिख दूंगा, बाकी की जो अगली दो डेरिवेशंस है दोनों में ग्राफ और थ्योरी सेम चलेगी, सिर्फ आगे का जो कंटेंट है वो चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूं गाइस। आपको कुछ बातें अब आपके लिए थोड़ा सा नए लेवल पे स्टार्ट हो रही हैं, आप 9th क्लास में आ रहे हैं, आप बेसिक चीजों से थोड़ा सा आप एडवांस में आ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि 9th क्लास और 11th क्लास का जो सिलेबस होता है मैथ्स एंड साइंस का वो बहुत ही प्योर और डिफिकल्ट माना जाता है, बाकी जो क्लासेस होती हैं कंपैरेटिवली वो इजियर होती हैं। तो इसलिए अब आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहे हैं तो इसको ध्यान से समझिए। जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ना, किसी भी ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो एक्सिस बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब यहां मैं लिख क्या रहा हूं गाइस, यहां मैं लिख रहा हूं टाइम, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, कि मतलब टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो वर्टिकल एक्सिस है गाइस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। और क्योंकि इस ग्राफ में जो दो तरफ मैंने चीजें लिखी हैं, एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम लिखा है, तो ऐसे ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ गाइस, ये अभी इस चैप्टर में एक चीज आपको एक्स्ट्रा और पढ़नी है। जैसे मैं आपको फिजिक्स के 3 पार्ट्स बताए थे ना, थ्योरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, तो इस चैप्टर में एक चीज एक्स्ट्रा और पढ़नी है आपको, और वो है मोशन चैप्टर के ग्राफ। तो वो ग्राफ हम बाद में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बाद, लास्ट टॉपिक हम वही उठाएंगे। फिलहाल अभी मैं हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं कि जब ये दो एक्सिस मैंने बनाए, एक तरफ वेलोसिटी लिखा है एक तरफ टाइम, तो इस ग्राफ को हम कैसे नाम से बुलाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची है, आपको अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस पूरे को नहीं बोलना, ये जो लाइन है ना मेनली, दिस लाइन रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, उन सब की डिटेल बताता है। यानी कि इन शॉर्ट आपको एक ग्राफ को जज करना आना चाहिए कि एक ग्राफ से उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता लगती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे पता लगती है, टाइम कैसे पता लगता है, एक्सीलरेशन कैसे पता लगता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो मान लीजिए जब हमने यहां से शुरू करा, ये कौन सा एक्सिस है, टाइम, तो जब हम यहां से बात करेंगे तो ये कौन सा केस हुआ, यानी कि अभी हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जीरो पे हैं, ठीक है। तो जीरो पे है इसका मतलब टाइम जीरो है, लेकिन ऑलरेडी जो वेलोसिटी ग्राफ है आप देख सकते हैं, जो वेलोसिटी का एक्सिस है उसमें ये ग्राफ एक पर्टिकुलर हाइट पे आ चुका है ना, मतलब टाइम अभी आगे बढ़ना स्टार्ट भी नहीं हुआ और ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो मतलब यहां से यहां तक की जो वेलोसिटी, अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं तो ओ से ए तक कितना है, यू। यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब मान लीजिए कि यहां पर आके ये रुक गया बी पे, और अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन खींच दूं तो ये इनिशियल टाइम जीरो था, यहां से यहां तक आने में इसको जितना टाइम लगा उसको हमने टी मान लिया। क्या मान लिया कि यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट को अपनी वेलोसिटी बढ़ाने में कितना टाइम लगा, टी। शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u इनिशियल, और जब t टाइम खत्म हो गया तो अब वो यहां पर है, तो यहां से लेकर बॉटम तक जो वर्टिकल हाइट होगी पूरी की पूरी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, v को। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है, v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये पूरा उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं, मान लो ये o ले लिया मैंने, a b, इसको यहां से मैंने डॉटेड लाइन खींच दी इसके पैरेलल, और इसको मैंने C मान लिया और इसको D मान लिया, ठीक है। तो O A B C ये वाला पॉइंट है और ये D है। तो यहां से यहां तक टाइम एक्सिस पे टाइम कितना दिखा दिया है, T। और जो ये वर्टिकल एक्सिस होता है गाइस, ये किसका है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी कितनी होती है, दो, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो इनिशियल कहां दिखानी है, जो टाइम के बिगिनिंग में थी, यानी कि O से A तक। फाइनल कहां दिखानी है, जहां टाइम खत्म हुआ वहां पर जो वर्टिकल एक्सिस पे दिख रहा है B से लेकर D तक, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो अगर ये T है तो ये भी T हो जाएगा, और अगर ये U है OA, तो आपने पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो उस हिसाब से मुझे बताओ, इसको यहां लिख देते हैं C को। तो उस हिसाब से अगर यहां से यहां तक U है तो ये भी U हो जाएगा,
अब गाइस यहाँ पर ध्यान से देखना, B से लेकर D तक पूरा कितना है, आप कहोगे सर V है, और C से लेकर D तक कितना है, आप कहोगे सर U है। तो अगर मैं मान लूं यहां से लेकर यहां तक पूरा 20 है, कितना है ये पूरा 20, और यहां से यहां तक 15 है। B से D तक 20 है पूरा, C से D तक 15 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं BC कितना होगा, तो आप 20 में से 15 माइनस कर दोगे, यानी कि 5 बचेगा। तो अभी B से D तक कितना है, ये पूरा यानी कि V, C से D तक कितना है U, तो ये बचा हुआ जो B से C तक होगा वो कितना होगा V माइनस U, पूरे V में से जो U था वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास V माइनस U आ गया। गाइस ये ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के ऊपर ही सारा जो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है वो टिका हुआ है, तो इसलिए आपको सबसे पहले ग्राफ अच्छे से बनाना आना चाहिए। क्लियर? जैसे ही आपका ग्राफ बन गया, अब आपको थ्योरी में क्या लिखना है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट is moving with initial velocity u। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, एंड आफ्टर टाइम t its final velocity becomes v, producing an acceleration a। हमने ये बहुत ही बेसिक सी बात लिखी है कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, कुछ टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी, और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया तो जिसकी वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जिसको हमने a मान लिया। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। इतना लिखने के बाद और ये ग्राफ देखो, कोई भी डेरिवेशन आ जाए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, आपको ये थ्योरी सेम लिखनी है, ये ग्राफ सेम बनाना है, और इसके बाद का जो कंटेंट होगा वो सब में अलग अलग होगा। तो आपको मैं ये बार बार नहीं बना के दूंगा, ये सेम रहेगा। ये वाला जो कंटेंट मैं लिखूंगा वो चेंज करता रहूंगा, फर्स्ट में अलग, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग। ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है गाइस, पहली बात, अगर मैं इस ग्राफ में आपसे बोलूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ये वाली लाइन है AB, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं आपसे दूसरी बात बोलूं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस बात का क्या मतलब होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब AB, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब एरिया अंडर AB, और AB के अंडर एरिया मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया को हम क्या बोलेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये किसके इक्वल होता है, S। S का मतलब डिस्टेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, की पॉइंट्स बता रहा हूं मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होता है, उस एरिया की जो वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस को। एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, स्लोप ऑफ VT। VT का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब यहाँ पर क्या है, AB। और अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप मुझे देख के बताइए यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहां पर दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर AB। AB से कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, आप कहेंगे यस सर ABC दे लो, ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दिखा दूं, तो अगर ये एक ट्रायंगल है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB है, और अगर मुझे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकालना है, स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BC, और बेस का नाम क्या है, AC। तो अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको हम A बोलते हैं। A का मतलब एक्सीलरेशन। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपको सीधा डेरिवेशन स्टार्ट करा देता गाइस, तो आप कहते सर ने कुछ पढ़ा तो दिया लेकिन हमें समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपको पूरा डेप्थ में जाके एक एक पॉइंट कवर कराया है, और अब मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के लिए आपको 2 टिप्स मैंने दी। पहला टिप, 3 टिप्स दिए। पहला, इस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, आप कहोगे सर AB लाइन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलेंगे, पहली टिप। दूसरी टिप, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, तो आप कहोगे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मतलब इसके नीचे जितना भी एरिया है ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, s को, यानी कि डिस्टेंस को। और तीसरी टिप, अगर आपको स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना हो तो आप कहोगे AB जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये चीज किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को, यानी कि A को। इतना बेस बनाने के बाद आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशंस। ये आपने नोट कर लेना है, एक बार मैं आपको गैप दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, पॉज करके आराम से नोट कर लेना। और जो राइट साइड में गाइस 3 पॉइंट लिखे ना मैंने 1 2 3, इसको रफ में नोट करना, इस डेरिवेशन के अंदर मिक्स मत करना फर्स्ट वाले में, ठीक है, ये आप अलग से नोट कर लेना। सो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, तो सबसे पहले आप एक ग्राफ बना लेना, उसके साइड में थ्योरी लिख लेना, और इसके बाद क्या लिखना है आपको, स्टार्ट कैसे करना है, एज एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो एक्सीलरेशन का सिंबल A हो गया, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का नाम BC है और बेस का नाम AC है, ये लिखना जरूरी है। अब BC की वैल्यू आप ग्राफ में ढूंढ लो, आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक कितना है, B माइनस U। और AC की वैल्यू ग्राफ में देखो क्या लिखा है, A से लेकर C तक कितना लिखा हुआ है, T। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये T इधर आके इनटू हो गया AT, ये V माइनस U, अब U को इधर ले लो तो U इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो और इसको क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ गया आप सभी को। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत ही इजीली डिराइव कर लिया। बस याद क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टार्टिंग कहां से होगी, इस फॉर्मूले से कि एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद इसको सॉल्व करते जाओ जैसे जैसे मैंने लिखा है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे आपने नोट करना है पॉज करके। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन। सो आइए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थ्योरी सेम चलेगी, ग्राफ सेम चलेगा, लेकिन इस थ्योरी में आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर एक सिंबल एक्स्ट्रा यूज हो रहा है s। s का मतलब डिस्टेंस था। आप देख सकते हैं इस थ्योरी में हमने u दिखाया, t दिखाया, v दिखाया, a दिखाया, लेकिन s कहीं भी नहीं दिखाया। तो यहां पर एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड करनी है आपको, सेकंड डेरिवेशन में भी और थर्ड में भी। क्या, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी s। ये भी आप ऐड कर दोगे। फर्स्ट में नहीं लिखनी है वाली लाइन, सेकंड डेरिवेशन और थर्ड डेरिवेशन में ये लाइन ऐड कर देना, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेशन में क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में s यूज हो रहा है गाइस, तो इसकी हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, डिस्टेंस से। और डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको एक की पॉइंट क्या बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैंने आपको बात अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हो, s। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मुझे आप देख के बताइए, मैंने आपसे भी पूछा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब हो गया AB, और अगर मैं आपसे बोलूं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो AB के अंडर में कौन सा एरिया आ रहा है, ये पूरा, तो इसका नाम क्या है, OABCD। तो मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ OABCD, और डिस्टेंस की जगह s लिख दिया मैंने। अब गाइस करना क्या है, यहां पर ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, अगर मैं आपसे कहूं इस पूरे एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, दो पार्ट्स में, तो आप कहोगे सर एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है।
अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया अलग से निकाल दूं, रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकाल दूं और दोनों को प्लस कर दूं, तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका नाम क्या है OACD, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम है ACD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पर लेंथ कितनी है, इसका नाम लिखना है पहले आपको OD, और ब्रेड्थ कितनी है CD। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ OD इंटू CD प्लस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस कितना है गाइस, AC, और इसकी हाइट कितनी है, BC। क्लियर। सो अगर मैं यहाँ वैल्यूज डालूं फिगर में से देख के, OD की जगह मैं लिख सकता हूँ T, CD की जगह आप देख सकते हो उसकी वैल्यू क्या लिखी है U, AC की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है T, और BC की जगह V माइनस U। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है। तो S इज इक्वल टू T इंटू U को मैं UT बोल सकता हूं, हाफ को हाफ, T को T, और V माइनस U को V माइनस U ही रहने दो। और क्योंकि हमने जब इतने हिस्से को कंपेयर करा फॉर्मूले से जो हमें चाहिए था, तो S इज इक्वल टू UT, S इज इक्वल टू UT प्लस प्लस हाफ हाफ, उसके बाद हमें चाहिए था AT स्क्वायर, लेकिन है कितना, एक तो T लिख रहा है और साथ में V माइनस U लिख रहा है। लेकिन इसमें पहली बात आप मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पर V माइनस U दिख रहा है, इस पार्ट में आपको कहीं पर भी V और U चाहिए, नहीं चाहिए। दूसरी बात आपको क्या चाहिए, A, लेकिन यहाँ तो A है ही नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इसको एक इक्वेशन नंबर, कोई भी एक इक्वेशन नंबर मार्क कर दो, बस पहले से वन इक्वेशन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी लिखा हुआ इक्वेशन नंबर मार्क करके इसको होल्ड पे डालो। अब आप किसकी हेल्प लोगे यहाँ पर, जो फर्स्ट इक्वेशन आप प्रूव कर चुके हो ऑलरेडी, और वहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, उस पार्ट की जो यहाँ पर आपको नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ इसमें से S चाहिए, आप कहोगे यस, UT चाहिए, आप कहोगे यस, प्लस चाहिए, आप कहोगे यस, हाफ चाहिए, आप कहोगे यस, T चाहिए, आप कहोगे हाँ सर T तो आ रहा है इसमें, V माइनस U चाहिए, आप कहोगे नहीं चाहिए। तो मुझे V माइनस U की वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू मुझे कौन देगा, जो फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। कैसे देगा, इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे गाइस, मैं एक काम करता हूं, आप इसको यहां तक देख लीजिए गाइस, इसके बाद में ना फिर ये थ्योरी और ये ग्राफ रब कर देता हूं। थर्ड इक्वेशन में मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा, आप इसको यहीं से दोबारा से वीडियो बैक करके नोट कर सकते हो, या फिर एक बार आप जब सेकंड इक्वेशन नोट कर चुके होगे तो वहीं से सेम कॉपी कर लेना थर्ड वाली में। क्लियर। सो यहां तक आप इसको अच्छे से एक बार देखिए, फिर मैं इसको रब करूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस इस स्टेप के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहां से V माइनस U हटाना है, तो आपने इसको एक इक्वेशन नंबर मार्क करके होल्ड पे डालना है। अब क्या लिखना है, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इक्वल टू U प्लस AT। मुझे यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, V माइनस U की, तो मैं इस U को इधर ले आता हूं, तो V माइनस U की वैल्यू कितनी आ गई 80, और इसको कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप देखिए क्या चेंज आएगा यहाँ पर, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ इंटू, ये T तो सेम लिख रहा हूं मैं, और इंटू ये जो V माइनस U था इसकी वैल्यू कितनी आई है 80, तो ये मैंने यहाँ पुट कर दी। तो अब ये क्या बन गया, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ, A सिंगल है और T दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो AT स्क्वायर बन गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जिसकी डेरिवेशन ऐसी थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करा हमने, स्टार्टिंग कहां से करी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, तो ये आपको मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ही बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला है। फिर डिस्टेंस की जगह तो s लिख दिया, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो फिगर थी उसमें से देख लिया कि उस एरिया का नाम क्या है, और फिर उस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में, और फिर रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले लगा के इक्वेशन 1 माना। और क्योंकि यहाँ से V माइनस U हटाना था, तो फर्स्ट इक्वेशन में से V माइनस U की वैल्यू निकाली और पुट करके आंसर आ गया। अब ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की।
सो गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इसका फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, दोनों में ही आप देख सकते हैं s यूज हो रहा है ना। तो इन दोनों ही फॉर्मूलेस की स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको गाइस? एज distance is equals to area under velocity time graph, area under velocity time graph। इसको भी ऐसे स्टार्ट करना है, डिस्टेंस की जगह s लिख देना है और इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, जैसे ही पहले लिखा था। बस फर्क क्या होगा गाइस, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ था, ये O था, ये A था, ये B, यहां से एक लाइन जा रही थी C और ये था D। तो अभी आपने इसको क्या करा था? दो पार्ट में डिवाइड करा था, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं इसके दो पार्ट ना करूं, इसको एज अ होल देखूं, इस पूरे को, इस एरिया को ध्यान से देखो आप, ये वाला जिसमें मैं शेडिंग कर रहा हूं। तो अगर आप इसको एज अ सिंगल यूनिट देखो गाइस, तो क्या ये ट्रेपीजियम नहीं बन रहा? ध्यान से देखो, ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। तो अब की बार बस फर्क से कितना आएगा कि मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक ना करके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी भी बोल सकता हूं, ओ ए बी डी। और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सभी को याद होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज डालूं तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है गाइस? इसमें ओ ए है और बी डी है ना। और हाइट जो होती है वो इनके बीच का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर। तो आप ओडी भी लिख सकते हो, एसी भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप क्या लिखना चाहते हो। मान लो मैंने ओडी लिख दिया, समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यूज पुट करूंगा और वो वैल्यूज आप पिछले वाले जो स्लाइड है उसमें आप ग्राफ पे देख सकते हैं। तो ओए जो है वो गाइस कितना था? यू। बीडी कितना था? वी। और ओडी कितना था? टी। यहां तक कर दिया। अब इस 2 को क्रॉस कर दो इधर, तो ये हो गया 2s। u प्लस v बोलो या v प्लस u बोलो, एक ही बात है, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और इनटू t। अब आप फिर से क्या करोगे, इस इक्वेशन को चेक करोगे फॉर्मूला से जो आपको चाहिए। यहां लिखा है 2as, आपके पास 2s है लेकिन a नहीं है। यहां पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, आपके पास v प्लस u और इनटू में t है। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि इस स्टेप में क्या है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जो एक्स्ट्रा है। तो आप कहोगे सर t तो कहीं चाहिए ही नहीं यहाँ पर। तो आपने इसको भी क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ा और फिर से किस पे आ गए? फर्स्ट इक्वेशन पे। और क्या नहीं चाहिए आपको? t। तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे? t की। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v कितना था? u प्लस at। v कितना था? u प्लस at। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? t की। तो पहले मैंने u को इधर भेजा, तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80 हो गया। फिर t की वैल्यू निकालने के लिए a को क्या करा? अपॉन में भेज दिया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? v माइनस यू अपॉन a। इसको कहां पुट कर रहा हूं मैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1? 2s इज इक्वल्स टू v प्लस u तो था ही, और t की जगह में क्या पुट कर दूंगा? v माइनस यू अपॉन a। इस a को क्रॉस करके इधर ले जाओ तो यहां आ जाएगा 2as। क्लियर हो गया? और यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी की। तो वो क्या आइडेंटिटी थी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका है? 2as। तो गाइस ये 3 डेरिवेशन थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये एक डेरिवेशन तो आपके पेपर में आनी ही आनी है। 3 मार्क्स के लिए कम से कम ये आती है। और अगर इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया जाए तो कई बार ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के भी एग्जाम में आ सकता है। इसको आप अच्छे से नोट करिए, समझिए, तीनों डेरिवेशन बार-बार आप वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद मुझे रिस्पांस दीजिए, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगा उसमें भी एक डेरिवेशन पक्का आएगी 3 मार्क्स के लिए। क्लियर? सो ये था हमारा डेरिवेशन पार्ट, ये आज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूले की लिस्ट दूंगा। So till then, stay home, stay safe, bye bye, take care.